नमस्कार, माई सेल्फ मनीषा, एमकॉम, बीएड, नेट एंड एचटेट क्वालिफाइड। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप मैंने स्टार्ट किया था, तो इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, और इसी के साथ ही हमारे जो मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल्स, तो दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे कि जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे तो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली टू मेथड्स की मैंने बात की थी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, केवीएस की एग्जाम डेट आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है, टेंटेटिव डेट ये आई है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% आपकी यही फाइनल डेट रहने वाली है। तो आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 20-25 दिन बड़ी मुश्किल से है। तो विद इन 20-25 डेज वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। और उसी के साथ ही हमें इन 20-25 दिनों के अंदर जो हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, और इसी के साथ ही हमें रिवाइज भी करना है। तो कोशिश आप लोगों को क्या करनी है कि भी आपका जो एग्जाम डेट है उससे कम से कम 1 वीक पहले तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके, और जो 1 वीक रहेगा इस 1 वीक के अंदर आपको कम से कम 2 बार, ठीक है, नहीं तो एक बार तो रिवीजन जरूर लेना। जो भी आप सिलेबस करोगे एक बार तो रिवाइज करना ही करना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप 2 बार रिवाइज कर लो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा जो आप उसको याद रख पाओगे, ठीक है। और इसी के साथ ही फिर आपको MCQ और PYQ ये भी आपको जरूर करने हैं। तो जो लास्ट का 1 वीक रहेगा उसमें आपको अपना रिवाइज और प्लस अपने MCQ और PYQ और मॉक टेस्ट, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम होगा वो आपका अब की बार क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है। तो कम से कम 1 या 2, ठीक है, या 2-3, वैसे तो कोशिश करना ज़्यादा ही आप कंप्यूटर पे ही अपने 1-2 मॉक टेस्ट लगा के देखना, ताकि फिर वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट्स टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। PF का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो देखिए जब भी जो एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, 3 पार्टनर हमारे ABC, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। तो अब इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई एग्रीमेंट उनके बीच में होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो जो एग्रीमेंट इन्होंने किया था, अगर इस एग्रीमेंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, अगर इसके अंदर हमने कुछ भी चेंज किया, जैसे इसके अंदर चेंज आएगा तो उसी चेंज की वजह से उसी को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, कि जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, उसके क्या क्या मोड्स है, किस तरह से हमारा बेसिकली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ किसके मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो सबसे पहला फर्स्ट मोड हमारा जो रहेगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ आ न्यू पार्टनर। तो देखिए जैसे ही हमारा न्यू पार्टनर आएगा तो सीधी सी बात है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट उसमें चेंज आएगा। चेंज क्यों आया? पहले हमारे 2 पार्टनर थे A और B, ठीक है, ये 3:2 रेशियो में क्या करते थे, जो प्रॉफिट है उसको शेयर करते थे। लेकिन अब हमारा एक तीसरा पार्टनर आ गया, C, न्यू पार्टनर आया। अब न्यू पार्टनर आने के बाद तो सीधी सी बात है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा। अब हो सकता है कि इनका जो रेशियो है वो 3:2:1 हो गया, ठीक है। तो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट उसमें चेंज आया, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारा चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, चेंज इन द, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम लिख सकते हैं, कि अगर जो हमारे पार्टनर्स है, ठीक है, जैसे ABC हमारे 3 पार्टनर्स है, पहले ये क्या करते थे 3:2:1 में जो प्रॉफिट है उसको शेयर करते थे। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको चेंज कर लेंगे, और चेंज करके इन्होंने अपना जो रेशियो डिसाइड किया वो 1:1 रेशियो इन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, चेंज हुआ इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी हमारा मोड्स है ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे थर्ड में बात करती हूँ, तो यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। जैसे ही रिटायरमेंट होगी, 3 पार्टनर है, 3 में से C की रिटायरमेंट होगी, तो सीधी सी बात उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो भी चेंज होगा। कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, उसमें चेंज आएगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप
फर्म। इसी के साथ ही नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी ये हमारे क्या कहलाएगा, मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये हमारे मोड्स है। अब हम इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे कि भी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, रिटायरमेंट हमारा, डेथ हमारा, ठीक है। तो पूरी पार्टनरशिप हम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए एडमिशन का मतलब क्या है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो हमारे जो प्रोविजन होंगे पार्टनरशिप पर, तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके प्रोविजन हमारे अप्लाई होंगे किस पर, पार्टनरशिप पर। तो एडमिशन की यहाँ पे बात कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब भी हमारा एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा, एडमिट मीन्स हमारी फर्म के अंदर आएगा, तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो नए पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है, जब हमारे सारे के सारे पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स अपनी क्या दे देंगे, कंसेंट, ठीक है, कंसेंट, सहमति, सहमति। तो तभी हमारा जो न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन हो सकता है, अगर सभी पार्टनर्स ने अपनी सहमति दी है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया तो जो न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, 5 पार्टनर है ऑलरेडी, अब हमारी फर्म के अंदर एक 6th पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो 5 में से 4 ने तो हामी दे दी है, ठीक है, उन्होंने, उनकी तो राजी है, 4 पार्टनर है उन्होंने तो अपनी सहमति दे दी है, लेकिन एक जो 5वां पार्टनर है ना उसने मना कर दिया, वो नहीं चाहता कि ये जो 6th पार्टनर है वो फर्म के अंदर आए। तो इस केस में जो ये 6 जो न्यू पार्टनर होगा ये फर्म के अंदर नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना, ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की आपको सहमति मिलनी चाहिए, सभी पार्टनर्स की कंसेंट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, जो पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर होगा, उसका एडमिशन होगा। ये किसने बोला है, ये बोला है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो देखिए जैसे ही हमारा न्यू पार्टनर आएगा, जैसे ही हमारा एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज होगा, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमारा निकलेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे ही एक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आया तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कब निकालना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जैसे एक न्यू पार्टनर आया उसके एडमिशन पर हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल बी चेंज, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके बीच में भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 पार्टनर थे, उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो था 3:2। अब सी हमारा क्या आ गया, न्यू पार्टनर आया, तो क्या अब उनका जो रेशियो ये रहेगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट 2 के बीच में बटता था, अब 3 के बीच में बटेगा, 3 के बीच में बटेगा तो सीधी सी बात है हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या, वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ABC का जो न्यू रेशियो है, ठीक है, वो अब अगर यहाँ पे मैं इक्वली कर देती हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो न्यू शेयर रहेगा, और इसी के साथ ही अब जो पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर आया है, उसको जो शेयर मिलेगा तो बेसिकली उसको शेयर कौन देगा, ए और बी तो देंगे ना, ठीक है, ए और बी देंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, ए और बी क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर ना सेक्रीफाइस करके एक करे। फिलहाल के लिए आप देखिए जो ओल्ड पार्टनर होंगे वे क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, और कहीं ना कहीं जो न्यू पार्टनर आया है वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा, जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो किसके इक्वल आएगा, गेन के, ठीक है। जो गेनिंग रेशियो होगा उसके इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, न्यू शेयर अगर मैं निकालती हूँ, जैसे ए और बी हमारे 2 पार्टनर थे, सी हमारा न्यू पार्टनर आया, तो यहाँ पे जब मैं न्यू शेयर निकालूंगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूंगी, अगर मैं यहाँ पे किसका निकालती हूँ, ए का निकालती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं निकालती हूँ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, अगर मैं ओल्ड पार्टनर का निकालती हूँ तो नया शेयर क्या निकलेगा, तो सीधी सी बात है कि भाई उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया ना, तो अब जो उनका ओल्ड शेयर था वो कम हो जाएगा,
ओल्ड शेयर में से एक तरह से हम माइनस कर देंगे जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस यहाँ पे सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा, तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जो भी सेक्रीफाइस उन्होंने किया है उसको हम माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर में से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर से। इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे क्या, अगर सेक्रीफाइस हम रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो हम निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो हमारा कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यू शेयर है उसमें से हम माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर को, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, या फिर हमें जो नहीं, यहाँ पे जो ओल्ड शेयर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये उल्टा बता दिया मैंने आपको, ओल्ड शेयर ज़्यादा है तभी तो हमारा ओल्ड शेयर में से देने के बाद ही हमारा जो न्यू शेयर आया है। ठीक है, तो ओल्ड में से हमने सेक्रीफाइस दिया है, तो इसका मतलब जो ओल्ड ज़्यादा था तो ओल्ड शेयर में से हम माइनस करेंगे न्यू शेयर, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर हमारा आ जाएगा, रेशियो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूलाज है, कोई भी एक फॉर्मूलाज भी अगर आप याद कर लोगे तो फिर वहां से आप इजीली क्या कर लोगे, ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी हमारा एक नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा। एक न्यू पार्टनर की जब एडमिशन होगा तो देखिए, जब भी हमारा न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आएगा, एक तो वो लेके आएगा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल क्यों लेके आया, क्योंकि भाई उसको क्या करना है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर, ठीक है, अब उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा बनने जा रहा है। इसी के साथ ही इन फ्यूचर वो क्या करेगा, जो प्रॉफिट है वह भी शेयर करेगा, इसलिए उसको न्यू पार्टनर को क्या लेके आनी पड़ेगी, कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही फर्स्ट कैपिटल लेके आएगा और सेकेंड वो लेके आएगा गुडविल। ठीक है, वो गुडविल भी लेके आएगा, जो भी उसका हिस्सा बनेगा गुडविल का। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं गुडविल की। तो ये गुडविल हमारा क्या है, ठीक है, तो गुडविल बेसिकली क्या है, जो भी एक फर्म है उसकी जो रेपुटेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। जो उसने नाम कमाया है, जो गुड नेम है, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, गुडविल। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप सभी को पता है गुडविल क्या है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, कोई भी फर्म है उसकी जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। इस गुडविल की वजह से ही जो फर्म है वो क्या कर रही है, जो इन फ्यूचर है वो क्या करेगी, जो प्रॉफिट है ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट, एक जो फर्म है, जो उसके साथ में एक जो फर्म है, लोकल फर्म है, उसके जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अगर हम कंपेयर करें तो जिसकी गुडविल होगी, गुडविल ज़्यादा होगी, वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुडविल की। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर है ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। फैक्टर्स यहीं पे करा देती हूँ मैं आपको, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स affecting the value of goodwill, value of goodwill। तो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी फर्म की गुडविल की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो देखिए, गुडविल डिपेंड करती है कि भी जो आपकी मैनेजमेंट है वो कैसी है। जितनी अच्छी, जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी उतनी ही गुडविल हमारी क्या निकल के आएगी, उसकी वैल्यू हाई निकल के आएगी। क्यों, जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी उतना ही अच्छे से काम करेगी, उतना ही क्वालिटी प्रोडक्ट जो कस्टमर है उसको प्रोवाइड कराएगी, कस्टमर के प्रति जो लॉयल्टी है उसको शो करेगी। और बेसिकली वो बोलते हैं ना कि भी सस्ते रेट में और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर कस्टमर को मिल जाएगा तो उस फर्म की गुडविल अपने आप ही क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड है हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी डिपेंड करती है। लोकेशन देखते हैं कि भी कौन सी जो पार्टनरशिप फर्म या कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर वो लोकेटेड है। तो अगर ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पर इजीली सामान मिल जाएगा या जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे सामान की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी जो गुडविल है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हमने कहीं ऐसी अपनी फर्म खड़ी कर दी, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, जाने में प्रॉब्लम है, वहाँ से सामान लेके आने में, तो उसकी जो गुडविल है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आप फिर देख लेना। नेचर ऑफ बिजनेस है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो बिजनेस है उसकी नेचर कैसी है। इसी के साथ ही हमारी
जो मार्केट सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट सिचुएशन कि भी मार्केट के अंदर हम कितना ईजिली हम सप्लाई कर सकते हैं गुड्स को, कितना ईजी वे में हम जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी हमारा डिपेंड करेगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं यहाँ पे। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस से लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस एक लंबे टाइम तक इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो उसकी गुडविल तो अपने आप ही हाई मिलेगी। अगर मैं कंपेयर करती हूँ कि भी एक फर्म तो आज खुली है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस किसी ने आज स्टार्ट किया है, और एक बिजनेस ऐसा है जिसको 10 साल हो गए स्टार्ट हुए, तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान है जिसको 10 साल स्टार्ट हुए हो चुके हैं, तो उसकी लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए उसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो भी ज़्यादा रहेगी। तो ETC यहाँ पे लिखूंगी मैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे फैक्टर है, एक बार बुक में से आप रीडिंग ले लेना, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, कि हमें जो गुडविल है उसकी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की कैलकुलेट करने की हमें कब कब जरूरत पड़ती है। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कब कब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, ये मैं फटाफट बता देती हूँ। यहाँ पे नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस द पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपना जो शेयर है प्रॉफिट शेयर रेशियो अगर उसको चेंज करते हैं तो हमें वहाँ पे नीड होगी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, ठीक है। इसी के साथ ही सेकंड हमारा, अगर एडमिशन होगा किसका, किसी भी पार्टनर का, इसी के साथ ही अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई है, अगर हमने क्या कर दिया है, अमलगमेशन ऑफ द टू फर्म, मीन्स 2 फर्म है वो क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, आपस में मिल चुकी है, तो वहाँ पे भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपके डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई डिजोल हो गई है, ठीक है, डिजुलेशन ऑफ फर्म, उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है गुडविल की वैल्यू उसको निकालना पड़ेगा। तो ये हमने कोई पार्टनरशिप फर्म है उसको अगर हमने सेल आउट कर दिया है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गुडविल्स, जो हम गुडविल है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ गुडविल बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल की। तो देखिए गुडविल मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ गुडविल की, इसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 तरह की गुडविल होती है, एक तो होती है हमारी परचेज्ड गुडविल, ठीक है, और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखिए परचेज गुडविल और सेल्फ, नाम से आपको आइडिया हो चुका है कि परचेज गुडविल का मतलब क्या है कि भी ऐसी गुडविल जो हमने परचेज की है, सेल्फ जनरेटेड जो भाई खुद से हमने अपनी गुडविल है उसको क्रिएट किया है अपनी मेहनत से, ठीक है, अपनी मेहनत से जिस गुडविल को हमने क्रिएट किया उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। जो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया उसके एफर्ट्स से जो उसने जनरेट की है उसको हम बोलेंगे सेल्फ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गुडविल हमारी कौन सी एसेट्स है। गुडविल है हमारी इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स है इस पे हमारा अप्लाई होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये आपको याद रखना है। तो गुडविल पर भी हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ये अप्लाई होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ये क्या बोलता है कि जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसकी हम अकाउंटेड नहीं करेंगे, इसको हम एक तरह से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम एज एन एसेट शो नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सी गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमें इसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, अकाउंटेड इसको हम एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट में इसको शो करके नहीं दिखाएंगे। ये किसने बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ परचेज्ड गुडविल की, ठीक है, परचेज्ड गुडविल में भी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम क्या करेंगे, अकाउंटेड हम करेंगे एंड इसको हम शो भी करेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में एज एन एसेट, ठीक है। तो
परचेज गुडविल हमारे लिए क्या है, एक कंपनी है, एक फर्म, उसके लिए क्या है, एक एसेट है। इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। और इसी के साथ ही जो परचेज गुडविल होगी, ठीक है, इसको हम अमोर्टाइज भी करेंगे। देखिए वैसे जो हमारी एसेट होती है, जो हमारी एसेट होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन जो गुडविल है, जो इनटेंजिबल एसेट है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अमोर्टाइजेशन। तो जो गुडविल होगी उसको हम अमोर्टाइज करेंगे विद इन 10 ईयर्स, ठीक है, या तो विद इन 10 ईयर्स हम इसको क्या कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे, या फिर जो भी इसका लाइफ रहेगी, इसकी लाइफ टाइम के दौरान हम इसको क्या कर देंगे, विद इन द लाइफ ऑफ द गुडविल, जो भी इसकी विद इन द लाइफ ऑफ द गुडविल, जो भी इस गुडविल की लाइफ रहेगी उसके टाइम हम इसको क्या कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे। तो ये पॉइंट्स था जो आप लोगों को बताना था, ठीक है, गुडविल से रिलेटेड। तो इसको आप ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ गुडविल, दो तरह की, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जो भी खुद से अपने आप कमाई है, परचेज जो हमने खरीदी है, जैसे एक कंपनी है और बी है, ठीक है, तो ए कंपनी को खरीद लिया किसने, बी ने, तो जो ए की गुडविल थी तो बी ने क्या किया, उसकी गुडविल को भी परचेज कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उसने ए फर्म को परचेज किया बी ने, तो ए ने जो गुडविल बना रखी है उसकी वजह से बी एक कितने टाइम तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा, जैसे 10 साल तक अगर एक्स्ट्रा अर्न करेगा, तो फिर वो जो उसने गुडविल उसने परचेज किया है उस गुडविल की जो वैल्यू है उसको 10 साल के अंदर क्या कर देगा, अमोर्टाइज कर देगा, ठीक है। तो ये और ये भी जो अपने आप से बनाई है तो उसकी हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे और एसेट के रूप में भी उसको हम शो नहीं करेंगे। तो ये था आपका गुडविल से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, ठीक है। तो इसी में हमारा गुडविल के मेथड्स जो कि इंपॉर्टेंट है कि भी हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड है, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो ये जो मेथड्स है इनको मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि कॉमर्स स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और हम एक टाइम के रहते हुए सभी बच्चे हम सब मिलकर जो अपना सिलेबस उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो मेथड्स है वो मैं आपको करा दूंगी और आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप खुद से भी थोड़ा मेहनत कीजिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको अकाउंट्स कंप्लीट करा दूँ और जो बिजनेस स्टडीज़ है उसको शायद आप लोग खुद से भी कर सकते हो, तो उसको कोशिश कीजिए साइड बाय साइड उसको भी करते चले, ठीक है। तो अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बिजनेस स्टडीज अगर टाइम लगा तो, नहीं तो उसको आप खुद से कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो मेथड्स ऑफ गुडविल हमारा रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।